स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ओके, सो हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी IQ। तो टुडे अभी ऑब्वियसली अब एंशिएंट इंडिया तो ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। वी हैव सीन द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दर आफ्टर हमने सर्टन क्वेश्चन आंसर राइटिंग के सेशन है वो भी लिया, एंड आई होप आपको उन सबका फ़ायदा जो है कि इलैबोरेट लेवल का वो हुआ होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू मूव टू द सेम एक्सरसाइज फॉर द मीडिएवल इंडिया। अब टॉकिंग ऑफ मीडिएवल इंडिया, देन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मीडिएवल इंडिया को बस आप एक 3 जगह पे डिवाइड कर लो। अर्ली मीडिएवल इंडिया जो राजपूताना पीरियड है, सल्तनत, मुगल। तो ये 3 मेजर ट्रेंड है मीडिएवल इंडिया के। एंड इसके साथ साथ फिर आपको रीजनल डायनेस्टीज करनी पड़ती है। जैसे रीजनल डायनेस्टीज की हम बात करें तो राजपूताना के साथ साथ फिर आपको राष्ट्रकूटा, पाला, छोल डायनेस्टी करनी पड़ेगी। सुल्तान के साथ साथ आपको विजयनगर डायनेस्टी करनी पड़ेगी। बहामनीद मत करना, यूपीएससी अब वहाँ से सवाल नहीं पूछता है। तो बहामनीद को पूरा ही अगर आपने निगलेक्ट कर लिया तो भी चल जाएगा। बस एक क्वेश्चन आया था वहाँ से उड़ता उड़ता 2019 में, उसके बाद में बहामनीद किंगडम के ऊपर यूपीएससी गई ही नहीं है। एंड वैसे फिर अगर हम लोग मुगल्स की बात करें तो मुगल्स के टाइम पे 3 रीजनल डायनेस्टीज है, दक्खनी सल्तनत, मराठाज एंड अहोम। बट ये तीनों में भी अगर आप देखोगे तो यूपीएससी ने 2021 के बाद जो है ये जो दक्खनी सल्तनत है उनको सिलेबस से ही बाहर निकाल दिया। तो दक्खनी सल्तनत भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मराठास के ऊपर फोकस रखना। अहोम मुझे नहीं लगता वहाँ से कोई सवाल आएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने बैटल ऑफ सरायघाटी 2016-17 उसके ऊपर बहुत बार जो है कमेंट किए थे, तो तब वो इम्पॉर्टेंट था। बट ऑफ लेट मुझे नहीं लगता होम इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। वैसे भी एक माइनर डायनेस्टी है जिनकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि दे हैड डिफीटेड औरंगजेब। बट इसके अलावा इनके कोई सोर्सेस ही अवेलेबल नहीं है, तो हमको इनके बारे में ज़्यादा आइडिया है ही नहीं। तो होम बेसिकली अगर आप स्किप कर लोगे तो भी चलेगा। बट कुछ मेजर ट्रेंड एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी हमने जो भी डिस्कस किए पिछले 1 मिनट में वो करो थोड़ा सा। राजपूताना, राजपूताना के साथ साथ फिर पाला, देर आफ्टर फिर राष्ट्रकूट एंड छोल, देर आफ्टर फिर सुल्तान, सुल्तान के साथ विजयनगर डायनेस्टी, एंड देर आफ्टर तीसरा इंपॉर्टेंट जो है दैट इज मराठा एंड मुगल। ये थोड़े से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज फार एज मीडिएवल इंडिया इज कंसर्न। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई टू टेल यू ओवर हियर, और व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज बेसिकली कि ये सारे डायनेस्टीज को थोड़ा सा इलैबोरेट ही कर लेना। तो मीडिएवल इंडिया में इसके लिए मैंने टॉपिक भी कम ही रखे, जैसे एंशिएंट इंडिया में मैंने 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे, मीडिएवल में बस आपको 10 बताऊंगा। बट ये 10 में ये सारी डायनेस्टीज जो मैंने अभी आपको बताई वो थोड़ी सी इलैबोरेट आपको करनी पड़ेगी, तो वो देखेंगे भी। बट जाने से पहले अगेन थोड़ा सा पहले पेपर देख लेते हैं। देन पेपर ये वही है, बेसिकली वी कैन क्लियरली सी कि जो सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन है 2022 का, तो ऑब्वियसली इसमें हमने पेपर 1 जो है उसके ऊपर एक ग्लैंस डाल लिया था, सॉरी सेक्शन ए के ऊपर। अब सेक्शन 2 जो है उसके ऊपर थोड़ा सा एक ग्लैंस डालेंगे ऊपर ऊपर से, ताकि जो निटी ग्रिटीज़ है पेपर की वो आपको पता चले। निटी ग्रिटीज़ मतलब कहाँ पे फोकस करना चाहिए, कहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए, तो वो वाली जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ी सी पता चलेगी। सो जस्ट गिव मी अ मिनट, सॉरी। ओके, तो दिस इज बेसिकली सेक्शन बी, एंड सेक्शन बी क्वेश्चन 5 से चालू होता है। Now talking of the section B of paper, then question 5 कंपलसरी है। जैसे question 1 कंपलसरी था, question 5 भी कंपलसरी ही होता है, बट यहाँ पे कोई मैपिंग नहीं होती है। तो मीडिएवल इंडिया में बेफिजूली की मैपिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपने नहीं भी किया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली जो है 5 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क के, एंड ये 5 क्वेश्चन काफ़ी ईजी लेवल के होते हैं। जैसा अभी हमने एंशिएंट इंडिया डिस्कस किया था पिछले कुछ दिनों में, तो उसमें हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन इज बिट मोर इन एंशिएंट इंडिया। मीडिएवल इंडिया के क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई फैक्चुअल डाटा के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस जो है मीडिएवल इंडिया में करना पड़ेगा। टॉकिंग ऑफ फैक्चुअल डाटा, देन सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच तो वही रहेगा कि पहले आपको इरा उठाना है, उसके सोर्सेस करने हैं, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर करना है, एंड हिस्टोरियोग्राफी करनी है। और मैंने आपको जितनी भी डायनेस्टीज बताई, दैट इज़ राजपूताना, देर आफ्टर फिर राष्ट्रकूटा, छोल डायनेस्टी, एंड देर आफ्टर फिर ये जो है दैट इज़ बेसिकली पल्लव डायनेस्टी। तो ये साउथ इंडिया की इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, एंड देर आफ्टर फिर उसके अलावा जो है सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान, सुल्तानों के साथ साथ फिर विजयनगर एम्पायर, एंड देर आफ्टर फिर नेक्स्ट इज बेसिकली मराठा, मुगल। ये सारे इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, इनको उठाओ, इनके सोर्सेज तो करो ही करो। बहुत ही स्ट्रेंज क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछ लिया, जैसे सभासद पूछ लिया था शिवाजी महाराज के, जो बेसिकली बकर नाम का जो बुक लिखा था जिस बंदे ने, उसके बारे में पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सोर्सेस क्या है भाई। सोर्सेस के बिना मीडिएवल इंडिया कंप्लीट ही नहीं होता, बिकॉज ये क्वेश्चन 5 ये 2022 का पेपर है, तो यहाँ पे आपको इम्पैक्ट नहीं दिखाई देगा। बट 2018 से लेके
2022 तक कंटिन्यूअसली यूपीएससी ने आउट ऑफ दिस 5 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें से 3 क्वेश्चन सोर्सेस पे ही पूछ लिए। एंड अगर आपको सोर्सेस नहीं पता तो एक कंपलसरी क्वेश्चन के मार्क्स जो आपके हाथ से जाएंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोर्सेस के ऊपर फोकस करना है। जितनी डायनेस्टीज मैंने आपको बताई सारे सोर्सेस है इंपॉर्टेंट, पढ़ लो रट लो, बात खत्म करो। तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 5। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, वो भी अगर आप देखोगे तब इन डिटेल तो नहीं जाऊंगा मैं, हम लोग को टॉपिक डिस्कशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। आंसर राइटिंग के टाइम पे थोड़ा सा डिटेल देख ही लेंगे जैसे एंशिएंट इंडिया में देखा था वैसे। तो यहाँ पे भी अगर आपने देखा तो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेचर बताओ मनसबदारी का। मैरीटाइम एक्सपेंशन जो छोला का हुआ उसका रीज़न था कि भाई ओवरसीज कॉमर्स बढ़ाना है, तो ओवरसीज कॉमर्स क्यों बढ़ाना था, तो बेसिक रीज़न जो है वही यूपीएससी पूछता है। तो आपको प्रोसेसेस में ज़्यादा नहीं घुसना है, जो मैंने एंशिएंट टाइम में आपको बताया हुआ था। यहाँ पे आपको थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट में मीडिएवल लगता छोटा है बट ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो जितने टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे अगेन सेम एस्पेक्ट के साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपने मीडिएवल पहले ही पढ़ रखा है, बस ये लैक्यूनाज है। एंड ये लैक्यूनाज अब हम लोगों को क्या करने आपके लिए भरने हैं। तो लैक्यूनाज भरेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे, एब्सोल्युटली। तो उसी के ऊपर अब थोड़ा सा जाते हैं। तो लेट्स गो वन बाय वन। हिस्ट्री होराइजन सीरीज में वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मीडिएवल इंडिया। तो टॉकिंग ऑफ मीडिएवल इंडिया, सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है छोल ही है। छोल डायनेस्टी एंड प्रिसाइजली राजा राजेंद्र छोला एंड आफ्टर इनके अंडर के कल्चरल डेवलपमेंट, ये यूपीएससी का एक हॉट फेवरेट टॉपिक है। जैसे 2021 में उन्होंने पूछ ही लिया था कि छोला रूलर जो है दे आर नॉट ओनली माइटी कॉन्करर, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर बट ऑल्सो बिल्डर ऑफ द फाइन टेम्पल। तो आपको छोला के पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट भी पता होने चाहिए, पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के साथ साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी पता होना चाहिए। दैट इज़ लोकल लेवल पे जो ऊर्स असेंबली चलती थी, फिर इनका प्रोविंशियल एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। एंड इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए, देन ऑब्वियसली इनके टेम्पल बिल्डिंग। तो टेम्पल बिल्डिंग में जो द्रविड़ा टेम्पल आर्किटेक्चर जो है ये इन्हीं के अंडर मोस्ट प्रोमिनेंटली डेवलप्ड हुआ। एंड इनके बाद फाइनली जो विजयनगर एम्पायर है उन्होंने द्रविड़ आर्किटेक्चर को फाइनल शेप देने का काम जो है वो किया। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है छोल डायनेस्टी, इसको इलेबोरेटली आपको करना ही है। बट इलेबोरेट के साथ साथ टेम्पल आर्किटेक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ से जो सवाल है वो आते ही है। तो यहाँ पे भी मैंने एक बेसिक ट्रेंड देखा है यूपीएससी के बच्चों में कि एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे सिर्फ लोकल असेंबली करेंगे, बाकी का कुछ करते ही नहीं। बट भाई सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है तो वो सारी लिखोगे। बिकॉज मैंने तो मेरे आंसर्स में ये सारी चीज़ें लिखी थी जब हम इनके बारे में लिखा करते थे। आप सिर्फ उर्स लिख के आओगे, लोकल असेंबली लिख के आओगे, लैंड ग्रांट लिख के आओगे तो कैसे मार्क्स आएंगे फिर आपको नहीं आएंगे मार्क्स, राइट। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखो। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो सोर्सेस, एंड सोर्सेस में कुछ स्पेसिफिक सोर्सेस यूपीएससी ने बार बार पूछे हुए ही है। जैसे काल्हाना का राज्य तरंगिनी, ये हमने एंशिएंट इंडिया के टॉपिक डिस्कशन के टाइम पे भी देखा था। एंड एंशिएंट इंडिया का जो हमने पीवाईक्यू का 2022 का पेपर देखा था, अभी भी 2022 का ही पेपर हमने देखा, बट एंशिएंट इंडिया का जो क्वेश्चन 4 है उसमें राज तरंगिनी का नाम आपको दिखाई देगा। तो काल्हाना का राज तरंगिनी तो इम्पॉर्टेंट ही है। एंड इसको थोड़ा सा याद भी रखना कि राज तरंगिनी के टोटल 3 पार्ट है, उसमें से पहला काल्हाना का है, तो दूसरा वाला जो जोन राज एंड तीसरा वाला जो श्रीहरा का है उसको भी थोड़ा सा देख लोगे। एंड फिर जब आप काल्हाना की बात करोगे एंड फिर आप राज तरंगिनी की बात करोगे तो आप कश्मीर डायनेस्टी की बात करोगे। तो कश्मीर डायनेस्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा आपको इलेबोरेट पढ़ना पड़ेगा। बट अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ राज तरंगिनी कर लिया, दैट इज काल्हाना, जोन राजा, श्रीहरा का, देन ऑब्वियसली आपको सारा का सारा जो ये कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, कश्मीर का पॉलिटी, कश्मीर का इकोनॉमी, कश्मीर का सोसाइटी सब पता चल जाएगा। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है। फिर अल बरूनी का किताबुल हिंद, अगेन एक हॉट फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का। कॉलोनियल हिस्टोरियन हमेशा क्लेम करते हैं कि भाई अल बरूनी की वजह से इंडिया को आर्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग पता चली, एंड दैट्स अल बरूनीज बुक इज इम्पॉर्टेंट। तो यू शॉल बी नोइंग कि अल बरूनी का जो किताबुल हिंद है उसका पर्पस क्या है, अल बरूनी जो है वो कौन था, देर आफ्टर उसके राइटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सब उसने बुक में देखे रखे हैं। देर आफ्टर उसने पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सारी इन्फॉर्मेशन दी है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ इंडोलॉजी, मतलब फादर ऑफ ज्योग्राफी इन इंडिया, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें क्यों है, बिकॉज उसके बुक की वजह से। तो बुक आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली सवाल आता है फंसेगा तो ये भी कर लेना। देर आफ्टर तीसरा जो इब्न बतूता, इब्न बतूता एंड उसका रहला जो है वो तो ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जस्ट लास्ट ईयर फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, आपने देखा भी होगा कि लायनल मेसी जीता था उसमें। तो उस टाइम पे ही, लास्ट ईयर के मेंस के टाइम पे ही
ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था रहला बट नहीं आया, कि बट अब वापस से एक्सपेक्टेड है बिकॉज जो ऑफिशियल फुटबॉल था जो वर्ल्ड कप में उसका नाम ही इन्होंने रहला रखा था। रहला का मतलब ट्रैवलर होता है, एंड फिर ये बुक इब्न बतूता का है, तो आपको इब्न बतूता भी इलेबोरेटली पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है बिकॉज एक करंट न्यूज़ में बहुत था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद में ज़ियाउद्दीन बरानी की जो 2 बुक्स है वो आपको दोनों पता होने चाहिए, एक फतवाए जहांदरी, तारीख फिरोज शाही। ये दोनों बुक में अल्टीमेटली ज़ियाउद्दीन बरानी ने इल्तुतमिश से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक की एक इलेबोरेट इन्फॉर्मेशन हमको दे के रखी है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दराफ्टर फिर अबुल फजल एंड उसका अकबरनामा इज बुक दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 वॉल्यूम। पहला वाला जो वॉल्यूम है इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंसेस्ट्री ऑफ द मुगल। दूसरा वाला वॉल्यूम है अकबर के पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के इन्फॉर्मेशन देता है। तीसरा वॉल्यूम इज अईन अकबरी। ये अईन अकबरी जो है इट इज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अकबर। एंड फिर ये तीनों बुक आपको इलेबोरेटली पता होनी चाहिए कि ये बुक जो है डेवलप कैसे हुआ है, मतलब ये बुक जो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन जो हमको मिलती है। एंड देयर आफ्टर कुछ रॉयल लिटरेचर, रीजनल लिटरेचर हमारे पास है, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। जैसे बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी है तुज़ुक-ए बाबरी। इसको भी याद रखना है कि तुज़ुक-ए बाबरी ये सेपरेट बुक है, बाबरनामा ये सेपरेट बुक है। तुज़ुक-ए बाबरी बाबर ने खुद लिखी है, इट इज रिटन इन चागताई टर्किश लैंग्वेज एंड लेटर ऑन इट वाज कन्वर्टेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर बाय अब्दुर रहीम खाने खानन। तो बेसिकली ये जो बाबरनामा है इट इज़ पर्शियन वर्जन जो अब्दुर रहीम खाने खानन ने लिखा था, एंड इट वाज अ ट्रांसलेशन ऑफ द टर्किश बुक दैट इज तुज़ुक-ए बाबरी। तो आपको तुज़ुक-ए बाबरी पता होनी चाहिए। सेम थिंग जो है बेसिकली जहांगीर के साथ भी हुई है। जहांगीर ने अपना बुक लिखा है दैट इज तुज़ुक-ए जहांगीरी। तो तुज़ुक-ए जहांगीरी भी जो आपको है पता होनी चाहिए बिकॉज उसमें आपको जहांगीर के रेन का जो एस्पेक्ट है स्पेसिफिकली नूर जहान वाला एस्पेक्ट पता चलेगा, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। एंड आफ्टर राजा कृष्णदेवराया, तो राजा कृष्णदेवराया ने जो लिखा हुआ बुक है जाम्बवती कल्याणम अमुक्तमलयदा, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट बुक है, वो बुक की इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। 2020 में ऐसा एक सवाल उन्होंने पूछ लिया था कि बेसिकली अमुक्तमलयदा जो है इट ड्वेल्स मच अपॉन रिलेशनशिप ऑफ अ फोर्ट ब्राह्मण एंड डिस्पर्स ट्राइबल ग्रुप। तो ये रीजनल लिटरेचर इंपॉर्टेंट है। ये सारे लिटरेचर जो मैंने आपको दे के रखे उसके ऊपर मैंने आपको एक एक दो लाइन समझाई भी है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बुक के नाम क्या क्या है। तो ये सारे करोगे, नेट पे बैठो, नेट पे इनकी इन्फॉर्मेशन लो एंड देखो। ऑब्वियसली ऑप्शनल के लिटरेचर क्लासेस में तो हमने इसको इलेबोरेटली पढ़ा ही है, बट अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है देन प्लीज़ इसको देख लेना है। यहाँ से सवाल फंसते हैं एंड फिर ये ऐसे सवाल जो बहुत ईजी होते हैं, जस्ट बिकॉज यू हैव इग्नोर्ड दिस एरिया आपको ये डिफिकल्ट लगते हैं, तो डोंट डू दैट। एक बार ये वाला जो एस्पेक्ट है इसको भी कवर अप करोगे। तीसरा वाला जो एस्पेक्ट है एंड देयर आफ्टर इवन चौथा वाला इज क्वाइट सिंपल। सुल्तान एंड मुगल को तो छोड़ना ही नहीं है, इनको तो पहले लाइन से लेके लास्ट लाइन तक रट लो, इनके बिना आप मीडिएवल अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। तो अगर हम लोग सुल्तान एंड देयर आफ्टर मुगल्स की बात करें तो इनके सोर्सेज तो आपके यही कवर हो जाएंगे, बट उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम में आपको क्या देखना है, दैट इज बेसिकली राजा की कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है क्या, राजा की डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप है क्या। देयर आफ्टर आपको देखना है सोसाइटी में आपको हिंदू सोसाइटी देखनी है, मुस्लिम सोसाइटी देखनी है। हिंदू सोसाइटी में पोजीशन ऑफ द अपर जाति, लोअर जाति एंड देयर आफ्टर पोजीशन ऑफ वुमन। सेम मुस्लिम सोसाइटी में 3 सेक्शन होते हैं, अशरफ, अजलफ, अजराल। ये 3 सेक्शन की क्या कंडीशन थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये आपको इलेबोरेटली पढ़ना पड़ेगा, दैट इज सोशल कंडीशन में। देयर आफ्टर इकोनॉमिकल कंडीशन में सेम प्रोसेस रहेगी कि एग्रेरियन पॉलिसी ऑफ सुल्तान, जिसकी वजह से सरप्लस आया, जिसकी वजह से क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री हुई एंड उसके बाद में ट्रेड एंड डेवलपमेंट हुए। तो ये तीनों चीज़ आपको इलेबोरेटली करनी पड़ेगी। एंड कल्चर तो मुगलों का एंड सुल्तान का काफ़ी बड़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम इल्तुतमिश से लेके शाहजहां, हर एक किंग जो है इन्होंने कोई ना कोई तो एक कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दे के रखा है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लोगे। तो सुल्तान हो सकते हैं एंड सुल्तान के साथ साथ जो है बेसिकली मुगल हो सकते हैं। इनको तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। यहाँ से हिस्टोरियोग्राफी नहीं आती है तो दैट आई कैन गिव यू कि हिस्टोरियोग्राफी अगर आपने थोड़ी सी निग्लेक्ट भी की तो चल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे रिटर्न सोर्सेज बथेरे हैं, कोरोबोरेटिव एविडेंसेस बथेरे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हम लोगों को मिले हुए हैं, तो कोई डिबेट वाला एस्पेक्ट हमको नहीं दिखाई देता है। बट यहाँ पे सोर्सेज के ऊपर फोकस है, पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, एंड इसके अंदर क्या पढ़ना है वो भी मैंने अभी आपको बताया। तो ये आपको करना है और ये दोनों डायनेस्टीज का इलेबोरेटली आपको करना ही है, उसके बिना मीडिएवल इंडिया को आप हाथ ही नहीं लगा सकते। तो टेक सम मोर टाइम, टेक 2 to 3 days फॉर दिस टॉपिक। जैसे एंशिएंट में मैंने आपको बताया था कि 15 टॉपिक, हर टॉपिक एक दिन में कवर अप हो जाएगा। मुगल एंड देयर आफ्टर फिर सुल्तान जो है
उसके लिए 2-2 3-3 दिन थोड़े से लेना, आप एक्स्ट्रा लेना अगर आपको चाहिए तो, बट ट्राई टू कवर अप ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, बिकॉज ये क्वेश्चन जो काफ़ी ईजी होते हैं कि डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इक्ता एंड हाउ डिड इट हेल्प इन सेंट्रलाइजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो इक्तेदारी की वजह से आया हुआ चिहलगनी एंड देयर आफ्टर उसकी वजह से हुआ सेंट्रलाइजेशन। एंड वैसे ही फिर खलजी रेवोल्यूशन, जब आप रेवोल्यूशन की बात करते हो तो इट इज़ बेसिकली लार्ज स्केल चेंजेस इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल स्फीयर, जो मैंने अभी आपको पढ़ने को बोला। तो आपको ये वाला जो आंसर है वो भी इलेबोरेटली लिखने में हेल्प होती है। वैसे मुगलों की बात करें तो अगेन यू कैन क्लियरली सी कि ट्रेड एंड कॉमर्स इन मुगल एम्पायर ब्रॉट अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन सिंगल मार्केट। अब मुगलों का ट्रेड एंड कॉमर्स आई एम क्वाइट श्योर किसी ने पढ़ा ही नहीं होगा, बिकॉज आपको प्रोसेस ही नहीं पता ना इकोनॉमी की, जो अभी मैंने आपको पहले भी समझाई है एंशन में, अभी वापस समझा रहा हूँ। एग्रीकल्चर सरप्लस, फिर क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री आएगी, फिर माल आएगा, फिर ट्रेड डेवलपमेंट होंगे, और ये तीनों एस्पेक्ट जो आपको हर एक इरा के करने ही करने हैं, उसके बिना यार ऐसे सवाल नहीं हैंडल होंगे। तो ये वाला जो एस्पेक्ट है पढ़ने का अप्रोच होता है, ये अप्रोच से पढ़ोगे ना, हिस्ट्री आसान भी है, हिस्ट्री में मार्क्स भी आ जाता है, तो वही आपको यहाँ पे करना है। एंड सिमिलरली एकदम बेसिक क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द मनसबदारी बताओ, तो मनसबदारी का नेचर भी आपको पता चलेगा, बिकॉज आप पॉलिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ सुल्तान या फिर बादशाह जो पढ़ोगे। तो ये वाले जो चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा करना है। देर आफ्टर जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर मी जो है बेसिकली राइजिंग खालसापन, ये बेसिकली पिछले 2-3 साल में अगेन हम लोग देख सकते हैं कि इसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ बढ़ी है। 2020-21 में जब फार्म मूवमेंट हुए पंजाब में तो इन्होंने सवाल पूछ लिया। अब रिसेंटली भिंद्रेनवालान या फिर बेसिकली उसी से एसोसिएटेड जो बंदा है जो खालिस्तान का झंडा लेके अब पूरे दुनिया में घूम रहा है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वापस से यहाँ से कोई ना कोई तो एक सवाल आ सकता है। 2021 में यूपीएससी ने एक इवोल्यूशन ही पूछ लिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन बताओ निर्गुणा भक्ति सेक्ट, मतलब गुरु नानक से लेके खालसा तक, मतलब गुरु गोविंद सिंह जी तक, तो पूरे 10 सिख गुरु के अंदर क्या क्या हुआ एंड हाउ सिख रिलीजन स्टार्टेड टू बिकम मिलिटेंट रिलीजन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि सिर्फ गुरु नानक पे पूछे, हो सकता है कि सिर्फ खालसा पे पूछे, या फिर हो सकता है कि वापस से पूरे इवोल्यूशन जैसा ऐसा वाला क्वेश्चन है ये लोग पूछ ले। बट 2021 फार्म मूवमेंट वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग को दिखाई देता है, खालिस्तान वाला इशू चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सिख रिलीजन को वापस से यूपीएससी टच करेगा, यहाँ से कोई ना कोई तो एक सवाल जो है वो आ सकता है। देर आफ्टर भक्ति एंड सूफी सेंट, भक्ति एंड सूफीज्म में एक चीज़ बेसिकली आपको याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सूफी रिलीजन से यूपीएससी ने क्वेश्चन कम कर दिया है। सूफी रिलीजन से अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अननेसेसरीली चिश्ती सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला, शुहरावर्दी सिलसिला, ये सारे मत करो। अगर किए हो पहले तो उसको रिवाइज करो, बट अगर नहीं किया तो यू कैन चूज टू स्किप इट इन माई ओपिनियन, बिकॉज अब यहाँ से सवाल नहीं आ रहे। यूपीएससी क्या कर रहा है पिछले 3-4 सालों से, थोड़ा सा भक्ति ट्रेंड के जो इंटरनल क्वेश्चन है वो पूछ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वीरशैव भक्ति ट्रेडिशन जो है वो उन्होंने पूछ ली, तो आपको पता होना चाहिए कि वीरशैविज्म, लिंगायत, इन दोनों में भी एक हिस्टोरियोग्राफी है कि दोनों सेम है या फिर दोनों अलग हैं, तो आपको उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। एंड फिर इसके साथ साथ जो है इंडिविजुअल सेंट के ऊपर भी यूपीएससी सवाल पूछ लेता है, जैसे कबीर के ऊपर इन्होंने पूछा है। बट भी इन माई ओपिनियन भक्ति सूफी दोनों इंपॉर्टेंट भले ही मैंने लिखे हैं, भक्ति पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करो, एंड फिर टाइम मिलता है तो सूफी कर लेना, बिकॉज सूफीज़म से यूपीएससी ने अब सवाल वैसे ही कम कर लिए। इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, एक तो राइट विंग गवर्नमेंट, या फिर सूफीज़म के ऊपर यूपीएससी ने बहुत ही सवाल पहले पूछ लिए, तो अब वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं क्वेश्चंस। तो ये वाले जो चीज़ें हैं हमको यहाँ पे दिखाई देती हैं। देयर आफ्टर मराठाज, ऑब्वियसली एज आई टोल्ड यू कि रीजनल एम्पायर में मराठाज आपको करना ही करना है। एट एनी गिवन टाइम शिवाजी इज समथिंग जिनको आप स्किप नहीं कर पाओगे। शिवाजी का नाम इंडिया में बहुत ज़्यादा लेवल पे चलता है, एंड फिर राइज ऑफ मराठा, फॉल ऑफ मराठा आपको करना ही पड़ेगा। तो मराठा डायनेस्टी को तो आप सारा ही करो इन माई ओपिनियन, इनके सोर्सेस, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सिस्टम, बट इसमें एक ट्रेंड के ऊपर यूपीएससी ने थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखा है, दैट इज़ राइज ऑफ मराठा, कि मराठास का राइज हुआ उसके पीछे डिफरेंट रीज़न क्या है, एंड देयर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मराठा, प्रिसाइजली जो अष्टप्रधान मंडल है, तो अष्टप्रधान काउंसिल क्या है, एंड फिर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेयर भी किया जाता है विथ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये वाले ट्रेंड जो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखोगे। अभी इसी साल यूपीएससी ने ऐसा सवाल पूछ लिया था कि अकाउंट फॉर द राइज ऑफ मराठा पावर इन 17th सेंचुरी, तो 17th सेंचुरी में जो मराठा पावर आई उसके रीज़न बताओ, अकाउंट फॉर इट मतलब उसके रीज़न बताना बेसिकली। तो मराठा जो उसको भी निगलेक्ट नहीं करोगे। रीजनल डायनेस्टी में मैंने आपको विजयनगर पहले ही बोला था, बट एक बार कश्मीर भी कर लेना। ये कश्मीर वाला इशू बार बार हाईलाइट हो रहा है मीडिया में आजकल,
तो हो सकता है कि यहाँ से वापस से सवाल पूछे। यूजुअली यहाँ से ये लोग जो है बेसिकली काल्हाना का राज तरंगिनी है वहीं से सवाल पूछ रहे बार बार। तो काल्हाना का राज तरंगिनी में क्वीन डिड्डा भी आपकी कवर हो जाएगी, एंशिएंट डायनेस्टीज भी कवर हो ही जाएंगी, बट फिर भी एक बार ज़ैनुल अबेदीन वाला रेन देखना है आपको। तो कश्मीर का सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट एंड सोर्सेस करोगे। एंड सेम फॉर विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर का जो इंपॉर्टेंट सोर्स है कृष्णदेव राय बोला है, तो यूपीएससी ने पूछा भी है एंड आई हैव टोल्ड कि वो आपको करना है, बट विजयनगर डायनेस्टी को भी थोड़ा सा इलेबोरेटली करोगे। तो एक सवाल यूपीएससी ने 2019 में पूछा था कि हाउ विजयनगर बिकेम द कल्चरल कैपिटल ऑफ साउथ इंडिया। तो कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द विजयनगर एम्पायर आपको पता होनी चाहिए। कल्चरल डेवलपमेंट मतलब क्या? आर्ट, देयर आफ्टर आर्किटेक्चर। आर्ट में क्या क्या आता है? डांस, म्यूजिक, पेंटिंग, ड्रामा। आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है? मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट जो है बेसिकली रॉयल मॉन्यूमेंट होते हैं एंड पब्लिक मॉन्यूमेंट भी होते हैं। एंड इसके अलावा कल्चर में फिर आपको रिलीजन एंड सोसाइटी के डेवलपमेंट भी डालने पड़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चन का डिमांड वो है कि आपको बताना कि भाई कल्चरल कैपिटल कैसे बनी। तो ये सारा डाटा जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये सारा डाटा जो है बेसिकली तभी करोगे जब आप ये दो डायनेस्टीज जो है इनको इलेबोरेटली पढ़ोगे। मतलब क्या? इनके सोर्सेस, पॉलिटिकल सिस्टम। अगेन पॉलिटिकल सिस्टम मतलब क्या? राजा की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, डिवाइनिटी ऑफ किंगशिप। सोशल एस्पेक्ट मतलब पोजीशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी, पोजीशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। पोजीशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी मतलब अशरफ, अजरफ, अजराल। पोजीशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी मतलब वर्ण सिस्टम, अपर जाति, लोअर जाति एंड पोजीशन ऑफ वुमन। इकोनॉमी में अगेन एग्रीकल्चर, सरप्लस, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री एंड आफ्टर ट्रेड डेवलपमेंट। एंड कल्चर में आर्ट एंड कल्चर आपको डालना पड़ेगा। आर्ट में फिर पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, ड्रामा एंड आफ्टर फिर ये जो है दैट इज बेसिकली आर्किटेक्चर में रॉयल आर्किटेक्चर, पब्लिक आर्किटेक्चर। तो ये सारी चीज़ें जो इनकी कवर करो, ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मदद होगी। एंड आफ्टर फिर 17th सेंचुरी क्राइसिस, यूपीएससी का अगेन एक हॉट फेवरेट टॉपिक है कि जागीरदारी क्राइसिस। देर आफ्टर फिर ये जो है एग्रेरियन क्राइसिस, या फिर फॉल ऑफ मुगल, या फिर बेसिकली मुगल का डेक्कन पॉलिसी। तो ये सारी चीज़ें यूपीएससी रिपीट करता है। तो 17th सेंचुरी का एक ब्रॉड क्राइसिस आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया में डेवलप्ड हो रहा था बिकॉज ऑफ औरंगजेब एंड औरंगजेब पॉलिसी। औरंगजेब के ऊपर यूपीएससी ने जितने भी सवाल पूछे वो हमेशा क्रिटिकल एस्पेक्ट में ही पूछे हैं। तो दैट्स फिर निगेटिव साइड ऑफ औरंगजेब भी आपको थोड़ी सी ज़्यादा कवर करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे एक सवाल भी है कि लेट 17th सेंचुरी मुगल इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पीरियड ऑफ जागीरदारी क्राइसिस। तो जागीरदारी क्या होती है? जागीरदारी क्राइसिस कैसे डेवलप्ड हुआ? एंडर आफ्टर सिंस इट इज ऑफ 20 मार्क, तो अदर क्राइसिस भी लिखोगे जो जागीरदारी के वजह से हुआ है। जागीरदारी क्राइसिस के वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ? अग्रेरियन क्राइसिस आया। जागीरदारी क्राइसिस की वजह से क्या हुआ? मुगल कोर्ट में फैक्शन पड़ने लग गए। जागीरदारी क्राइसिस की वजह से क्या हुआ? डेक्कन अल्सर डेवलप्ड हुआ। तो ये थोड़े से लिंकेजेस बना के भी आपको बताना पड़ेगा। एंडर आफ्टर 10th, अगेन ये मेरा एक हंच है पर्सनल, जैसे मैंने आपको एंशन में भी बताया था कि मेरे एक दो हंचेस है, दैट इज सोशल इकोनॉमिकल पोजीशन ऑफ द मौर्यन। तो मुझे लगता है यहाँ से इस बार सवाल आएगा। बहुत लॉन्ग पेंडिंग है कारताज सिस्टम, एंड कारताज सिस्टम के साथ साथ जो गनबोट डिप्लोमेसी एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द पोर्तुगीज है वो। बट मेरे ख्याल से कारताज सिस्टम जो है उसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होगा। एंड विद इन कारताज सिस्टम इनका एक काफिला सिस्टम भी चलता था। तो ये थोड़ा सा देख लेना, कारताज एंड काफिला, यहाँ से थोड़े से सवाल आने के जो चांसेस हैं वो मेरे को दिखाई देते हैं। तो पोर्तुगीज कॉलोनियल एंटरप्राइजेस में कारताज सिस्टम कर लेना, एंड आफ्टर दूसरा क्या है? काफिला सिस्टम, जो वो भी कर लो। ये आया नहीं है 2017-18 ऑनवर्ड, इन्होंने नहीं पूछा है पोर्तुगीज, बट 1498 से पोर्तुगीज इंडिया में है। एंड सिंस दे आर हियर सिंस 1498, देन यहाँ से सवाल जो यूपीएससी ने पूछे हैं पहले, ऑफ लेट नहीं पूछे, बट मेरे ख्याल से वापस से पूछने के चांसेस जो वो है। So these are basically the 10 question या फिर 10 topic that we can talk about from the medieval India. And medieval India जो है उसमें मैं पिन पॉइंट टॉपिक आपको नहीं बताऊंगा जैसे मैंने आपको एंशिएंट में बताया है, बिकॉज मीडियल इंडिया में वो पिन पॉइंट आप कर ही नहीं सकते। आपको बेसिकली डायनेस्टीज उठानी है जो मैंने बताया, ना उसमें सब कुछ पढ़ना है। एंड मैंने पहले ही बताया था कि मीडियल इंडिया थोड़ा सा बड़ा है, बट फिर भी मैंने आपको एक सेग्रीगेट करके बताया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड आई होप दैट इज़ क्वाइट क्लियर। अब कल इसकी भी जो आंसर राइटिंग है वो हम लोग चालू करेंगे। एंड आंसर राइटिंग में हम लोग, मैं आंसर लिखूंगा, आप भी लिख लेना, कंपेयर कर लो, इट विल हेल्प यू। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर गाइज। सो दैट ब्रिंग्स मी to the next aspect, that is the entire, we can say, this one, that is foundation course. Now foundation course जो है it is going to get launched on 15th of June.
तो 15 जून को फाउंडेशन कोर्स इज बेसिकली लॉन्चिंग, और ये मैंने अभी आपको पहले भी समझाया है कि फाउंडेशन कोर्स के अब हमारे 2 विंग होंगे, एक है फाउंडेशन, दूसरा है टेस्ट सीरीज। टॉकिंग ऑफ फाउंडेशन, तो एंशियंट, मिडिएवल, मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न वर्ल्ड, इसके रफली 35 to 40 लेक्चर्स होंगे ईच सेक्शन के। इसमें मैं आपको 3 टाइप के नोट दूंगा, मेरे क्रक्स दैट इज प्रिंटेड मटेरियल, पीपीटी एंड आफ्टर हैंड रिटन नोट। इसका फ़ायदा आपको कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया कि एंशियंट में आप देख ही चुके हो, मिडियल में भी आप देखोगे, सेम मॉडर्न इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड में देखोगे कि जो लैक्यूनाज होते हैं रेफरेंस बुक वाले, दैट आई एम ट्राइंग टू फिल अप। एंड फिर फिलअप करने के साथ साथ लेक्चर का जो हमारा पेस एंड फ्लो होता है उसमें भी आपको पता चलेगा कि एक होलिस्टिक डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक हैज़ बीन कंडक्टेड, जिसके वजह से आपको जो कम मार्क्स आते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में वो बढ़ने चालू होंगे। एक रिमार्केबल डिफरेंस जो है वो आपको दिखेगा। इसके अलावा बेसिकली क्रक्स मटेरियल जो है इसमें बेसिकली आपको सारे ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक का कंटेंट मिलेगा, तो आपको बाद में वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई नो मार्केट में जाओगे तो आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि सर पे भरोसा मत रखो यार, रेफरेंस बुक पढ़ने ही पड़ते हैं, बट आई एम गिविंग यू पर्सनल गारंटी। जस्ट एक बार भरोसा रख के देखो, मुझे 300 प्लस आए यार, आपको भी आएंगे ही आएंगे। एंड देयर आफ्टर फिर जो मैंने आपको बताया था कि हैंड रिटन नोट जो है वो यूजुअली रनिंग नोट्स होते हैं जो मेरे गाइडेंस के अंडर बनते हैं। ये हैंड रिटन नोट जो है आपको लेटर ऑन फ़ायदा देंगे इन बिटवीन योर पेपर ऑफ द जीएस एंड ऑप्शनल। जब 5 दिन की आपको छुट्टी होती है तब आपको ये पेपर जो है फ़ायदा देंगे। एंड वो 5 दिन में यू विल क्लियरली सी कि वो 5 दिन में वो हैंड रिटन नोट्स आप पूरा का पूरा ऑप्शनली रिवाइज कर लोगे, विच इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज नॉलेज फ्रेश होगा तो थिंकिंग टाइम कम होगा एंड पेपर इलेबोरेटली कवर हो जाएगा। तो इलेबोरेट फाउंडेशन आई हैव डिज़ाइन फॉर यू, एंड अब इसके साथ साथ अब टेस्ट सीरीज़ भी है। आई होप अब मैंने जो एंशियंट का जो 3-4 लेक्चर लिया है उसके वजह से आपको एक इलेबोरेट आइडिया आ जाएगा कि टेस्ट सीरीज़ हमारी कैसे चलने वाली है। बट टेस्ट सीरीज़ टोटल 12 टेस्ट रहेंगे एंड ये 12 टेस्ट का एक थोरो डिस्कशन आई एम गोइंग टू टेक, एंड फिर ऑब्वियसली टेस्ट सीरीज़ में अगर करूँगा तो पूरी जान भी लगाऊंगा उसके ऊपर। तो इलेबोरेट लेवल का आपको कंटेंट भी मिलेगा, मॉडल आंसर जो है अलॉन्ग विथ अप्रोच बॉक्स, आइडियल अप्रोच बॉक्स जो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सा पैकेज है दैट यू विल बी गेटिंग एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इतने में तो मार्केट में आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज ही मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी इससे महंगी होती है। मैं आपको फाउंडेशन भी अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज दोनों इसमें बेसिकली वी आर ऑफरिंग, एंड फिर इफ़ यू यूज़ माई कोड SN Live यू कैन गेट इट एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। एंड अगर आपको सिर्फ ये करना है दैट इज़ टेस्ट सीरीज करनी है तो टेस्ट सीरीज सेम रहेगी 12 टेस्ट वाला, मेरा गाइडेंस आपके साथ रहेगा, मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे एंड देयर आफ्टर इसका डिस्कशन आई एम गोइंग टू टेक बाय माई सेल्फ। तो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। 12 टेस्ट का पैकेज है दैट वी आर ऑफरिंग एट 6000 इफ़ यू यूज़ माई कोड, एंड फिर ऑब्वियसली विल गेट पर्सनल एक्सेस टू मी। एंड अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है तो यार हम भी जान लगाएंगे, एक साथ मिलकर काम करेंगे, 300 प्लस आएंगे ही आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो दिस इज समथिंग फॉर दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग ओनली फॉर द मीन्स दिस ईयर, जिनके पास अब फाउंडेशन के लिए टाइम नहीं है, तो दे कैन बेसिकली सब्सक्राइब टू अवर टेस्ट सीरीज एट एन अफोर्डेबल रेट। तो अगर आप ऑप्शनल से हो देन इसको एक बार देख लेना, अगर नहीं हो तो फिर स्प्रेड द वर्ड। ओके, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस एंड दैट विल बी इट फॉर टुडे। अगेन अब जो अगले वाले 3-4 दिन रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे। तो आई विल बेसिकली टेक द सर्टन आंसर राइटिंग वाले सेशन विथ माई ओन हैंड रिटन आंसर, एंड फिर एक हाथ दूसरा आंसर राइटिंग वाला सेशन है उसमें आई विल बी टेकिंग व्हाट, देन ऑब्वियसली सिर्फ अप्रोच बॉक्स से मैं आपको डीकंस्ट्रक्ट करना सिखाऊंगा कि क्वेश्चन को डीकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो दैट इज समथिंग फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। आई विल बी टेकिंग योर लीव नाउ गाइस, फिर विल अगेन मीट टुमारो सेम टाइम। सो थैंक यू सो मच। ओके, आई विल मूव टू द आंसर राइटिंग वाला पार्ट फॉर मिडियल इंडिया नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।